हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद yet another वीडियो ऑफ 12th BS। ठीक है, चैप्टर 1 की अपनी अगली वीडियो है और ये आज की लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम नए चैप्टर पर स्विच करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो तक हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का एक चार्ट बनाया था जिसमें हमारे कुछ मेन फंक्शंस होते हैं, कुछ सब्सिडियरी फंक्शंस होते हैं। सब्सिडियरी फंक्शंस में सिर्फ हमको ये ध्यान में रखना है कि अभी कुछ कुछ जैसे जो भी एथिकल फंक्शंस होते हैं जो हमको किसी भी बिजनेस को करने के लिए ध्यान में रखना होता है कि हमें चीटिंग नहीं करनी है, हमको सबकी हेल्प करनी है, हमको सबके साथ मिलकर काम करना है, हमको प्रॉपर तरीके से बिजनेस करना है। जितनी भी एथिकल टीचिंग्स होती है दैट आर सब्सिडियरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद में जो हमारे मेन फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट की, काम किस तरीके से करना है और करवाना है, वो सारे मेन फंक्शंस आते हैं मैनेजमेंट में। ठीक है, हमारे कोर्स में सिर्फ मेन फंक्शंस ही है करना, सब्सिडियरी फंक्शंस नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस हमको लिखना चाहिए मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फर्स्ट प्लानिंग, ये सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, प्लानिंग। अब व्हाट इज प्लानिंग? अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, जब भी मुझे किसी चीज को मैनेज करना है तो सबसे पहले मुझे उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे अगले एक दिन, अगले 2 दिन, अगले 1 महीने, अगले 3 महीने के लिए क्या क्या करना है। जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो भी मेरा एम है, उसके लिए मेरे पास प्लान रेडी होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है, कितने बंदों की रिक्वायरमेंट होगी, सब पहले ऑन पेपर डॉक्यूमेंट मुझे बनाना पड़ेगा। ये होता है प्लान। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के पहले हमको रेडी करना होता है उसका प्लान, क्योंकि जब तक मेरे पास काम करने के लिए प्लानिंग नहीं होगी कि मुझे कितने का काम करना है, कितना मेरा बजट है, कितना मेरा इन्वेस्टमेंट है, कितना मेरा प्रॉफिट है, हर चीज की प्रॉपर प्लानिंग मुझे करनी पड़ेगी। तो जब तक मैं प्लानिंग रेडी नहीं करूंगा तब तक मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आगे नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा सकता। तो किसी भी मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है ना, उसका फर्स्ट फंक्शन ये होता है कि अपने मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान रेडी करो। जब प्लान रेडी हो जाएगा उसके बाद में हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो प्लानिंग में क्या, जो भी काम करना है उसको अच्छे से नोट करो, उसको अच्छे से एनालाइज करो और उसके में क्या क्या चीज किस किस तरीके से रिक्वायर्ड होगी, उसका पूरा एक प्रॉपर शेड्यूल, एक डॉक्यूमेंट फाइल आपको बनानी पड़ेगी। दैट इज प्लानिंग। ठीक है, कि हमने प्लान करा कि कब, कैसे, क्या और कहां करना है। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने फर्स्ट स्टेप में क्या कर लिया, प्लानिंग तो कर ली कि क्या क्या करना है। अब हम उस प्लान को देखकर, एक एक स्टेप देखकर नेक्स्ट स्टेप पर क्या आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमने जब चीजें रेडी कर ली कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए और कब कब चाहिए, तो मैं अब हर स्टेप देखते जाऊंगा प्लानिंग से कि पहली स्टेप में क्या करना है। जैसे मान लो मुझे रॉ मटेरियल्स करना है, तो रॉ मटेरियल्स मुझे कहीं ना कहीं से ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग की जितनी भी चीजें हैं वहां पर, अब प्लानिंग में तो हमने बोल दिया कि हमको ये चीज चाहिए, इस तरीके से चाहिए। अब मैं उसका ऑर्गेनाइजेशन करूंगा कि अगर मुझे प्लानिंग में बंदे लग रहे हैं तो कितने बंदों की रिक्वायरमेंट कहां पर है। अगर मुझे रॉ मटेरियल्स रखना है तो मुझे रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, तो रॉ मटेरियल्स मुझे कहां से गेट करना है। ठीक है, उसके बाद में मुझे जिस तरीके से काम करना है, किस काम में कितने बंदे लगेंगे, कौन कौन सी टूल्स मशीन्स लगेगी, सारी चीजें आएगी ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि प्लानिंग में आपने जो भी डॉक्यूमेंट में टाइप्स लिख के रखे हैं कि आपको क्या क्या काम करवाना है, किस तरीके से करना है, उन प्लानिंग्स के सारे पॉइंट्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग उसमें जितने भी रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है उस रिसोर्सेस का फुलफिलमेंट करेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग की चीजें हैं वहां पे अपन क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेस अवेलेबल कर रहे हैं, चाहे वो मैन पावर हो, ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, चाहे वो मशीनरी टूल्स हो, या फिर एक्स नंबर ऑफ चीजें, जितनी भी चीजें हम रिक्वायर्ड रहेगी हमको प्लानिंग में, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट। इसको ऑर्गेनाइजेशन की जगह हम यहाँ पे ऐसा बोल देते हैं, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, रिसोर्सेस अवेलेबल कराना जब जहां जो चीज की जरूरत है। थर्ड, स्टाफिंग। जब हम कोई भी काम करते हैं ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में,
तो नंबर ऑफ तरीके होते हैं काम के, ठीक है। एक काम एक बंदा कर रहा है, दूसरा काम दूसरा बंदा कर रहा है, तीसरा काम तीसरा बंदा कर रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि एक ही बंदा है और वो मैनेजमेंट के सारे काम कर रहा है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लोगों को नंबर ऑफ पर्संस को रिक्रूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारी नेक्स्ट स्टेप भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आती है, स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजिंग में देख लिया हमने कि कब कहां कहां किस किस चीज की जरूरत है और क्या क्या काम करवाना है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देखकर हम हमारी स्टाफिंग करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कि हमारी जो भी कंपनी है वहां पे स्टाफ को अपॉइंट करेंगे। जो बंदा जिस काम में जितना एक्सपर्ट होगा उसको वो काम दिया जाएगा। इंसान की एबिलिटी कैपेबिलिटी उसके कैलिबर को एग्जामिन करके हम डिसाइड करेंगे कि किस बंदे को क्या काम देना है, कितनी सैलरी देना है, कितने घंटे काम करवाना है और क्या काम करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टाफिंग है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों को अपॉइंट करना शुरू करेंगे तो उनकी एक्सपर्टीज फील्ड देखेंगे, कौन सा बंदा कौन से काम में एक्सपर्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम और जो वर्क है वो अलॉट करेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग हो गई, तुमने प्लान बना लिया, प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चीजों की व्यवस्था कर ली। अब उन काम को करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, बंदे अपॉइंट करना है, चाहे वो कोई भी काम हो, ऑफिस की फाइल संभालना हो, स्टैट्स मैनेज करना हो, रॉ मटेरियल्स को मैनेज करना हो, मशीन्स को मैनेज करना हो, या मशीन चलाने वाला बंदा हो, मशीन साफ करने वाला बंदा हो, डॉक्यूमेंट्स इधर उधर ले जाने वाला बंदा हो, स्टैक्स मैनेज करने वाला बंदा हो, हर चीज के लिए जितने भी काम ऑफिस में होते हैं सबको मैनेज करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टाफिंग की, ठीक है। क्योंकि हम जब तक स्टाफ रिक्रूट नहीं करेंगे एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता। अगर मैं सोचूं कि मेरी कंपनी है और मैं सारे काम करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना क्या हो गया, स्टाफिंग। अगला है हमारा फोर्थ, डायरेक्टिंग। अब व्हाट इज डायरेक्टिंग, स्टाफिंग तक आ गया, बंदे रिक्रूट तो कर लिया अपन ने, लेकिन ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मुझे बताना पड़ेगा कि किसको कैसा काम करना है, किस टाइम पर क्या काम करना है और कितनी देर में हो जाना चाहिए, ये आएगा डायरेक्टिंग में। मतलब अगर मैं मैनेजर हूं या फिर मेरी कंपनी है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं सामने वाले एम्प्लॉय को कि आपको क्या काम करना है और किस तरीके से करना है। जब तक मैं उसको काम बताऊंगा नहीं वो काम कर नहीं सकता, उसको मेरी कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे हर काम हर तरीके से उसको बताना पड़ेगा कि भैया किस टाइम पे किस काम को एनालाइज करना है और किस काम को किस टाइम पर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो स्टाफिंग के बाद जितना भी स्टाफ हमने रिक्रूट करा हम सबको डायरेक्शन दे देंगे अलग अलग। आपका डिपार्टमेंट अलग है, आप ये काम करो, आपका डिपार्टमेंट अलग है, आप ये काम करो, इतनी देर में हो जाना चाहिए या इतने दिन में हो जाना चाहिए। हर तरीके से हम लोगों को काम को अलॉट करना है, अथॉरिटीज अलॉट करना है, ठीक है, उनको ऑथेंटिकेशंस देना है कि कौन क्या क्या काम कर सकता है और अथॉरिटी की किसके पास कितनी डिसीजन पावर है वो भी मुझे सारी अलॉट करनी पड़ेगी डायरेक्टिंग में। तो डायरेक्टिंग में मैंने क्या करा, जब मैंने स्टाफ रिक्रूट कर दिया अब मैंने स्टाफ को क्या बांट दिया, काम बांट दिया, उनके उनके कैलिबर कैपेबिलिटी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको काम बांट दिया कि किसको क्या काम करना है उनको बता दिया, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने काम उनको बताया है, वो करेंगे नहीं करेंगे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जब डायरेक्टिंग में हमने उनको काम बता दिया ना, नेक्स्ट स्टेप अब इसकी आती है कंट्रोलिंग। जब हमने काम बता दिया तो सिर्फ काम बताकर छोड़ दिया ना तो काम कभी नहीं होगा, ठीक है। हमको उस पर प्रॉपर नजर रखनी पड़ेगी, हमको उस पर एक आई रखना पड़ेगा कि काम किस तरीके से हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, हर चीज का प्रॉपर हमको कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। रॉ मटेरियल्स का ज्यादा वेस्टेज तो नहीं हो रहा, जितना स्टैंडर्ड रेशियो है कि कितने इनपुट से कितना आउटपुट जनरेट होना चाहिए वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, सारी चीजें आएगी कंट्रोलिंग पे। बंदा काम कर रहा है या नहीं, ज्यादा आराम तो नहीं कर रहा, कंटिन्यूअसली काम तो नहीं कर रहा, ब्रेक कितने टाइम का ले रहा है, मतलब जो काम हमने उसको डायरेक्ट करा है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, दैट इज कंट्रोलिंग, ठीक है। इस कंट्रोलिंग के लिए मेरे पास एक बंदा होना चाहिए कि जो इन सारे एम्प्लॉइज को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा उनके काम के लिए, ठीक है, कि जितना काम बोला है उतना प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए विदाउट वेस्टेज, ठीक है। क्योंकि मेरा कॉस्ट जो है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मिनिमाइज होना चाहिए, जो सेलिंग कॉस्ट है, जो मेरा प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, तभी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को प्रॉपर बोल सकता हूं कि हमने कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी भी मेंटेन करी, अच्छी क्वांटिटी भी मेंटेन करी और प्रॉफिट भी ज्यादा जनरेट किया और मेरा कॉस्ट भी कमाया। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन मैनेजमेंट,
ठीक है, कि एक मैनेजमेंट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। कब अच्छे से वर्क करेगा? जब ये सारे पॉइंट्स फुलफिल होंगे, और ये सारे पॉइंट्स फुलफिल करते करते जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो उस पर कंट्रोलिंग होना जरूरी है, क्योंकि आपने प्लान रेडी कर गया, ऑर्गेनाइजिंग करी, लेकिन उस ऑर्गेनाइजिंग में आपका कंट्रोल ही नहीं है। रॉ मटेरियल्स आपने मंगाया, लेकिन आपका रॉ मटेरियल्स आया नहीं और उसके पहले ही आपने मशीन शुरुआत कर दी, आपका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ और आपने डिस्ट्रीब्यूशन वाला बाहर तैयार करके रखा है, तो उससे कोई मतलब नहीं। दैट मीन्स योर कंट्रोलिंग इज नॉट गुड, योर डायरेक्टिंग इज नॉट गुड। ठीक है, तो यहां पर कंट्रोलिंग मतलब क्या, कि एक स्टेप के बाद एक स्टेप डायरेक्ट करते जाओ और कंट्रोल करते जाओ कि किस तरीके से क्या मैनेज होगा। जब तक मेरा प्रोडक्शन समाप्त नहीं होगा, जब तक मेरा प्रोडक्शन टुवर्ड्स द एंड नहीं जाएगा, जब तक मैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गाड़ी तैयार नहीं कर सकता। एक बार प्रोडक्शन खत्म होगा, प्रोडक्शन के बाद पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग के बाद में जिस तरीके से जहां जहां से जो ऑर्डर आएंगे उसके बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, वरना यहाँ पर हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं और हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की गाड़ी स्टार्ट करवा के रखी है, डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी कंट्रोलिंग की, जब हमने काम डायरेक्ट कर दिया है तो उस पर एक प्रॉपर कंट्रोल होना जरूरी है। नाउ सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसपे ये पांचों फंक्शन रिलाय करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसके बिना ये पांचों फंक्शन सही तरीके से काम नहीं कर सकते अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो। कोऑर्डिनेशन का एक एग्जांपल अभी मैंने दिया कि अभी हमने रॉ मटेरियल खरीदा ही है, हमारा प्रोडक्शन बाकी है, हमारा पैकेजिंग बाकी है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के ऑर्डर्स आना बाकी है, और मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गाड़ी बाहर पहले से ही स्टार्ट करवा के रखी है, तो कोई बात ही नहीं। क्योंकि मतलब क्या, कि मेरे ये वाले लेवल के बंदों में और ये वाले लेवल के बंदों में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है कि इधर काम स्टार्ट हुआ या नहीं, काम खत्म हुआ कि नहीं, ऑर्डर मिला कि नहीं मिला, और पहले से हमने यहाँ पे स्टार्ट करवा के रखा है। दिस इज द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जब तक प्रॉपर नहीं होगा, मैंने प्लान करा, ठीक है, तो प्लानिंग करना किस स्टेप बाय स्टेप से मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो एक बंदा सारी प्लान नहीं करेगा, हम डिपार्टमेंट्स डिवाइड करेंगे कि रॉ मटेरियल्स के लिए प्लानिंग एग्जीक्यूट कोई और करेगा, प्रोडक्शन के लिए कोई और करेगा। अगर मेरे पास प्रोडक्शन में 3 से 4 प्रोडक्ट है तो पहले प्रोडक्ट की टीम अलग, दूसरे प्रोडक्ट की टीम अलग, तीसरे की टीम अलग। प्रोडक्शन के बाद में अगर मुझे पैकेजिंग करवानी है, कितने कितने की कैसे कैसे पैकेजिंग करानी, सबके लिए मैंने बंदों को काम बांट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं होगा तो मेरा जो ऑर्डर आने वाला है, ऑर्डर जिस चीज का है, मान लो कि पहले ऑर्डर आया, बाद में तुमने क्या करा, उस ऑर्डर को एनालाइज करते हुए तुमने रॉ मटेरियल परचेज करा और प्लानिंग करी। अब अगर ऑर्डर आया है 1 लीटर वाले पैक का, मान लो कोई प्रोडक्शन यूनिट है जिसमें मैं 1-1 लीटर और आधा लीटर के पैक बना रहा हूँ, प्रोडक्शन का डिमांड आया है 1 लीटर का और मैं आधे लीटर का पैकिंग कर रहा हूँ, दैट मींस हमारा कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। मैंने उनको बताया नहीं कि 1 लीटर का पैक करना है, वो तो आधा लीटर का कर रहे हैं कब से। कोऑर्डिनेशन जरूरी है। नेक्स्ट है जैसे ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजिंग में भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। मान लो कि मुझे कोई काम है जिसके लिए मुझे रिसोर्सेस से जमा के रखने हैं, ठीक है, मुझे स्टेप बाय स्टेप रिसोर्सेस, तो मुझे पता होना चाहिए कि कब किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको रिसोर्सेस में कब किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो ऑर्गेनाइजिंग वाली जो टीम है ना, मुझे उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि आप ये बताएंगे, मान लो कि यहाँ पे तो अभी प्लानिंग तो हो गई, ऑर्गेनाइजिंग के बाद में यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टिंग। स्टाफिंग के बाद में क्या होगा, डायरेक्टिंग, मतलब मैं काम बताऊंगा। तो काम जब मैं बताऊंगा तो मेरे को ये तो पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में काम हो रहा है, तो मुझे ऑर्गेनाइजिंग की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग सामान जमा के रखेंगे, तो मैं उनको बताऊंगा कि मुझे किस किस सामान की जरूरत है। पहले ए वाला चाहिए, फिर बी वाला चाहिए, फिर सी वाला चाहिए। अब उन्होंने डी बी सी इस ऑर्डर में जमा के रखा है तो मेरा कोऑर्डिनेशन फेल हो गया। ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में फिर क्या आता है हमारे पास में, मान लो स्टाफिंग। अब मैंने स्टाफ तो मेंबर्स अपॉइंट कर दिए, अब वो स्टाफ मेंबर्स में आपस में ही नहीं जम रही है, ठीक है, किसी को ये नहीं पसंद है, किसी को वो नहीं पसंद है, आपस में बातचीत करना नहीं पसंद है, किसी को बात करना पसंद है, किसी को किसी का नेचर समझ में नहीं आ रहा है, आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से क्या चीज, किसी की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, किसी के काम करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है, कोई अलग तरीके से काम कर रहा है, कोई अलग तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है किसमें, स्टाफ मेंबर्स में, ठीक है। फिर क्या है, डायरेक्टिंग। अब मान लो कि मेरी कंपनी है और मेरे साथ में मेरे 3 पार्टनर्स है, तो अब अगर मेरे साथ में 3 पार्टनर्स है, पहले ने कुछ और ऑर्डर दिया, दूसरे में कोई और ऑर्डर दिया और तीसरे ने कोई और ऑर्डर दिया। अब स्टाफ मेंबर्स के लिए प्रॉब्लम है कि किसकी बात सुना, तीनों ही डायरेक्टर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये डायरेक्टर्स के आपस में कोऑर्डिनेशन गैप है
कि सब लोग अलग अलग ऑर्डर दे रहे हैं तो मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से वर्क कर ही नहीं सकता। हमेशा इसमें यूनिटी इन कमांड होना चाहिए, ठीक है। यूनिटी इन कमांड का मतलब, यूनिटी इन डायरेक्शन का मतलब कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो एक प्रॉपर ऑर्डर आना चाहिए जिससे सारे डायरेक्टर सहमत हो गए। हाँ, सारे सब डायरेक्टर्स ने मिलकर एक ऑर्डर दिया जिसपे हमारा स्टाफ वर्क करेगा। तो डायरेक्टर्स स्टेक होल्डर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना भी जरूरी है। सेम कंट्रोलिंग में भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अगर हम चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कंट्रोल करने के चक्कर में इतने ज्यादा रूड हो जाए हमारे स्टाफ से कि वो काम पर ही ना आए, ठीक है। तो उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। कंट्रोल में जब आप कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके चलोगे ना तो बंदा ज्यादा खुश होकर काम करेगा और अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इसीलिए इसको बोला जाता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि ये हर पॉइंट पर, हर सिचुएशन पर रिक्वायर्ड होता है। तो ये पूछ लिया जाता है, व्हाई कोऑर्डिनेशन इज नोन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको लिखते आना चाहिए, ठीक है। ये सारे फंक्शंस के नाम एक बार अच्छे से नोट कर लो और ये कोऑर्डिनेशन में जरूर लिख देना, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर टोटल 6 functions of management: planning, organizing, staffing, directing, controlling और coordination। फटाफट लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के साथ हम लोग एंड करेंगे हमारा पहला चैप्टर बीएस का, जो हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करी थी। तो ये चैप्टर खत्म होता है। अगली वीडियो जो भी रहेगी उसमें हम नेक्स्ट सेकंड चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर अपन उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि मैनेजमेंट को चलाने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना होता है और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ तक ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। इनको आप अच्छे से कंटिन्यूअस बेसिस पर रिवाइज करते रहो और नोट्स बनाते रहो, ठीक है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में।